अब हम लोग पढ़ेंगे इतिवृत्तों की रचना के बारे में। आपके पुस्तक में ये 226 पेज में है। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इतिवृत्त क्या है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इतिवृत्त लिखने के उद्देश्य क्या थे। मुगल बादशाहों के द्वारा तैयार किए गए इतिवृत्त मुगल साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। अगर हमको मुगल साम्राज्य के दरबार के बारे में जानना होगा या साम्राज्य के बारे में जानना होगा तो हमें ये इतिवृत्त पढ़ना है। उन लोगों को जो मुगल शासन के विरोध करना चाहते हैं, ये बताना कि उनके सारे प्रयास असफल होना निश्चित है, क्योंकि मुगल साम्राज्य जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था और संपन्न था। वो सारे विरोधों को असफल बनाने में समर्थ हैं। तीसरा उद्देश्य ये था कि इन इतिवृत्तों से भावी पीढ़ी के लिए उनके पुरखों ने कैसे शासन किया, शासन का विवरण उपलब्ध कराना था। तो भावी पीढ़ी इस इतिवृत्त को पढ़ के जान जाएंगे कि उनके पुरखों ने क्या क्या नीति अपनाई, कौन सी युद्ध की पद्धति अपनाई और उसमें वे कितने सफल हुए और उसको अपने शासनकाल में भी वे लागू कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इतिवृत्त की रचना के 3 उद्देश्य थे। पहला, मैं फिर से बता रही हूं कि मुगल बादशाह के द्वारा जो इतिवृत्त लिखवाए गए थे वो मुगल साम्राज्य के और दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दूसरा था कि विद्रोही को कुचलने के लिए ये एक वार्ता थी, एक संदेश थी कि मुगल शासक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है कि भावी पीढ़ी को उनके शासन के विवरण को उपलब्ध कराना। इस तरह से हम मुगल शासन के जो इतिवृत्त लिखे गए थे उनके उद्देश्य को हम देख सकते हैं। तो उसके बाद ये लिखते कौन थे? ये तो मैंने पहले ही कहा है कि ये लिखते दरबारी थे और दरबारी शासक को ही केंद्र करके लिखते थे। उसमें वे क्या क्या विषय लिखते थे? शासक का परिवार, दरबार, अभिजात वर्ग, युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, इन सब के बारे में इतिवृत्तों में लिखा जाता था। तो आपने देखा कि इतिवृत्त क्या है, इतिवृत्त के उद्देश्य क्या है, उसका विषय क्या है, ये आपको मालूम हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इतिवृत्त लिखे गए। अकबर के समय में अकबरनामा, शाहजहां के समय में शाहजहांनामा, औरंगजेब के समय में, औरंगजेब की पदवी है आलमगीरनामा, इतिवृत्तियां लिखे गए। इन इतिवृत्तों के लेखक के रूप में हम लोग अबुल फजल का नाम ले सकते हैं। अबुल फजल जो थे वे अकबर के दरबारी थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इतिवृत्त जो थे मुगल साम्राज्य का दर्पण कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सभी हमें इतिवृत्त में मिल सकती। अब हम लोग पढ़ेंगे तुर्की से फारसी की ओर। तो हम लोग जानते हैं कि मुगल पहले शासक थे जहीरुद्दीन बाबर, उनकी मातृभाषा थी तुर्की और बाबर ने तुर्की भाषा में कविताएं लिखी। मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा वो भी तुर्की में लिखी। लेकिन जितने भी इतिवृत्त लिखे गए सब फारसी में लिखे गए। अकबर ने फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बना दिया। उस समय ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्क बढ़ने लगे थे।
और ईरानी लोग बादशाह के दरबार में ऊंचे पद पाने की इच्छा से बादशाह को फारसी की तरफ प्रेरित करने लगे। फारसी दरबार का एक ऊंचा स्थान बन गया। फिर जिन लोगों को फारसी आती थी उनको अच्छी प्रतिष्ठा दी गई और शक्ति भी दी गई। राजा, शाही परिवार के लोग, दरबार के सदस्य सभी फारसी बोलते थे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि तुर्की जिनकी मातृभाषा थी वे अब फारसी की तरफ चले जा रहे हैं। धीरे धीरे प्रशासन के सभी क्षेत्रों में फारसी का प्रयोग होने लगा। इसलिए जब फारसी का प्रयोग होने लगा तो लेखाकारों ने, लिपिकों ने ये भाषा सीख ली और अधिकारियों ने भी सीख लिया, क्योंकि फारसी के बिना तो ये कोई काम नहीं कर सकेंगे। तो जब फारसी की तरफ झुकाव बढ़ने लगा तो आम लोग, जो साधारण जनता थी, उनकी रुचि भी फारसी में बढ़ने लगी। उस समय हिंदवी भी एक प्रचलित भाषा थी। तो हिंदवी और फारसी, हिंदवी का अर्थ है हिंदी, उसे हिंदवी कहा गया। यहाँ पर हिंदवी और फारसी को मिलाकर एक नई भाषा बनी जिसको जो उर्दू के नाम से जानी जाती है। अकबरनामा जैसे इतिहास या इतिवृत्त वे फारसी में लिखे गए, लेकिन बाबरनामा तुर्की में लिखा गया था। जो बाबर ने लिखा था अब उसका फारसी में अनुवाद किया गया। यहां तक कि मुगल बादशाहों ने रामायण और महाभारत, जो कि संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत में लिखे गए हैं, उनका भी फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया। और महाभारत का अनुवाद हुआ रज्मनामा के नाम से, जिसको युद्धों की पुस्तक भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी मैंने देखा है कि आपके प्रश्न में आया है, पेपर में आया है कि रज्मनामा क्या है। तो आपको ये याद रखना होगा कि महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के रूप में हुआ है। अब हम लोग पांडुलिपियों की रचना के बारे में पढ़ेंगे। पांडुलिपि का अर्थ है हाथ से लिखी गई पुस्तकें। पांडुलिपि का मुख्य केंद्र था शाही किताबखाना। किताबखाना का अर्थ है पुस्तकालय। यह दरअसल एक लिपि घर था, क्योंकि पुस्तकालय में तो सिर्फ किताबें संग्रहित की जाती हैं, और शाही किताबखानों में पांडुलिपियों के संग्रह के साथ साथ इसकी रचना भी की जाती थी और कॉपी भी की जाती थी। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले लोग शामिल होते थे, जैसे पांडुलिपि तैयार करने वाले, सुलेखक जो पाठ की नकल करते थे, कोफ्तगार पृष्ठों को चमकाने वाले, चित्रकार पाठ के अनुसार दृश्य को चित्रित करने वाले, और जिल्दसाज जो प्रत्येक पन्ने को एकत्रित कर उन्हें एक अलंकृत आवरण में रखते थे। जब ये पांडुलिपि तैयार हो जाती थी तब इसको एक मूल्यवान वस्तु, क्योंकि ये मूल्यवान तो थी ही, क्योंकि बहुत मेहनत से इसको लिखा जाता था, हाथ से लिखी जाती थी। उस समय तो प्रिंटिंग मशीन था नहीं कि प्रिंट कर दिया आज की तरह हो गया, तो हाथ से लिखी जाने वाली चीजें थी। तो ये बहुमूल्य वस्तुएं थी, बौद्धिक संपदा थी और सौंदर्य के प्रतीक के रूप में माना जाता था। अबुल फजल का कहना था कि पात्र मौन होते हैं लेकिन फिर भी वो बोलते हैं।
स्थिर होते हैं फिर भी वे सफर करते हैं, पन्ने पर फैले हुए फिर भी ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं। यानी चित्र के द्वारा ही मौन चीजें भी बोलने लगती थी, यानी चित्र के सहारे वे जीवित हो उठते थे। पांडुलिपियों के जो सुलेखक थे, जो चित्रकार थे, उनको तो बहुत सामाजिक सम्मान मिलता था, प्रतिष्ठा मिलती थी, लेकिन जिलसाज थे, कोफ्तगार थे, उनको वे गुमनाम ही रह जाते थे। तो पांडुलिपियों की रचना करने में तरह तरह की शैलियों का प्रयोग किया जाता था। कोई चिड़ियों के पंख से लिखता था, तो कोई किसी स्याही का व्यवहार करता था, तो अन्य दूसरे स्याही का व्यवहार करते थे। शैली यानी स्टाइल। जैसे आप लोग कोई कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं, तो कोई ब्लॉक लेटर में लिखते हैं, ये स्टाइल है। तो अकबर को नस्तलिक शैली पसंद थी। नस्तलिक याद रखने की चीज है, नस्तलिक शैली पसंद थी। नस्तलिक शैली की एक आपकी किताब में पेज नंबर 228 में देखिए, नस्तलिक शैली का एक चित्र दिया हुआ है। तो ये है नस्तलिक शैली। ये फारसी में लिखा हुआ है, इसलिए आपको समझ में तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे नस्तलिक शैली होता था। इसमें ये कैसे लिखा जाता था, इसमें एक सरकंडा होता था। सरकंडे के सामने 5 से 10 मिलीमीटर की नोक बनाई जाती थी और उसमें एक चीरा लगा दिया जाता था। उसको स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। वो चीरा इसलिए लगाया जाता था ताकि ये स्याही को सोख ले, और इसे स्याही में डुबोकर उसके बाद लिखा जाता था और बहुत देर तक ये लिख सकते थे। स्याही उसमें रहता था, इसलिए उसमें बहुत देर तक लिख सकते थे। ये तो हो गई हमारी पांडुलिपि की बात। तो अब पांडुलिपि के बाद रंगीन चित्र। तो मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। पहले ही हम लोगों ने कहा है कि सुलेखक थे, चित्रकार थे, पन्ने बनाने वाले थे, कोफ्तगार थे, जिल्द साज थे, इस तरह के लोग शामिल थे। तो चित्रकार का क्या काम था? वे लिखित पाठ में जो घटनाएं रहती थी उसको चित्र रूप में दर्शाते थे। जब किसी पाठ में घटनाओं का दृश्य रूप वर्णन करना होता था, तब सुलेखक क्या करते थे, तो पृष्ठ के आसपास जगह छोड़ देते थे, और चित्रकार क्या करता था, उसमें अपनी चित्र बनाकर, उसी के घटनाओं के अनुरूप चित्र बनाकर उसमें लगा देता था। तो इससे क्या होता था, न सुलेखक के काम में कोई बाधा होती थी, न चित्रकार के काम में कोई बाधा होती थी। सुलेखक अपना लिखते जाता था, वो क्या करता था, पाठ की नकल उतारता था, पाठ की नकल वो करता जाता था और जगह छोड़ देता था। चित्रकार को एक के बाद एक चित्र बनाता जाता था, तो किसी के कार्य में कोई बाधा नहीं होती थी। चित्रों के द्वारा पुस्तक का सौंदर्य बढ़ जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। या आपके किताब में भी बहुत चित्र दिए गए हैं, इससे आपको पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, आपको अच्छा लगता है। और अगर चित्र ना रहे, खाली सिर्फ लिखा ही लिखा रहे, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो ये क्या होता था, चित्रों के द्वारा इस तरह पुस्तक का सौंदर्य बढ़ जाता था। अबुल फजल जो थे, वो चित्रकला को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने इसे जादुई कला कहा है। इससे क्या होती है, उनकी राय में इससे निर्जीव वस्तु भी सजीव बन जाती है। तो चित्रकला को बादशाह भी बहुत पसंद करते थे। बादशाह यानी यहाँ अकबर की बात ही कहा गया है। अकबर भी बहुत पसंद करते थे चित्रकला को। अबुल फजल उनके मुख्य दरबारी थे, उनके मित्र थे। वो भी
बहुत चित्रकला को पसंद करते थे, लेकिन चित्रकला को लेकर बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमानों के प्रतिनिधि अर्थात उल्मा में तनाव लगा ही रहता था। क्योंकि उल्मा का कहना है, उनका कहना क्या था कि कुरान के अनुसार पैगंबर के चित्र पर प्रतिबंध है, यानी पैगंबर का जीवित रूप नहीं बना सकते हैं, चित्रण नहीं कर सकते हैं, ऐसा करना गलत है। तो ऐसा करने से क्या लगता है कि चित्रकार जो है वो रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, जो एकमात्र ईश्वर का ही कार्य है। इसलिए ये लोग हर समय ये दबाव डालते थे कि चित्र ना बनाया जाए, लेकिन अकबर और अबुल फजल दोनों को ही चित्र बहुत पसंद थे इन लोगों ने, इसलिए अकबरनामा, बादशाहनामा सब में चित्र को जगह दी। वक्त के साथ साथ क्या हुआ, शरीयत की व्याख्याओं में भी बदलाव आया। विभिन्न सामाजिक समूहों में इस्लामी परंपरा को अलग अलग रूप से व्याख्या दी गई। कई एशियाई क्षेत्रों के शासकों ने कलाकारों को उनके चित्रों के लिए नियुक्त किया। ईरान के सफावी राजाओं के दरबार के कार्यशालाओं में उनका संरक्षण किया गया। इसमें इन कलाकारों में बीजात का नाम, बीजात में छोटी की मात्रा है, बीजात का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ईरान से भी मुगल कालीन भारत में कलाकार आए। हुमायूं के साथ दिल्ली तक बहुत से कलाकार आए, जिनमें मीर सैयद अली और अब्दुस समद का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बाधाएं तो आती गई, लेकिन फिर भी बादशाह का भी मन था चित्रकला पर, दरबारियों का भी मत था, और एशिया के क्षेत्रों में ईरान से कलाकार आए, एशिया के क्षेत्रों में भी कला का संरक्षण किया गया। तो अकबर जो था, अकबर को कला से बहुत ही रुचि थी। इसे अध्ययन और मनोरंजन के साधन के रूप में उसने कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। बहुत सारे चित्रकारों को इसमें लगाया गया। हर हफ्ते क्या होता था, हर हफ्ते शाही कार्यशाला में अनेक निरीक्षक और लिपिक होते थे, जो प्रत्येक कलाकारों की कार्य प्रस्तुत करते थे, और उत्कृष्टता की दृष्टि से उन्हें पारितोषिक दिया जाता था, इनाम दिया जाता था। और ऐसा भी होता था कि उनकी वेतन में भी वृद्धि की जाती थी। तो उस समय बहुत से कलाकार हुए, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए, जिसमें बीजात का नाम यूरोप में भी बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, उनके समकक्ष माना गया। अबुल फजल चित्रकला को बहुत पसंद करते थे। तो अबुल फजल का कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला को घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने की बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे ये महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता है। यहाँ देखिए पेज नंबर 229 में आपके किताब में एक चित्र है, जिस चित्र में मुगल किताब खाना का चित्र बनाया हुआ है। इसमें पृष्ठ बनाने वाले, सुलेखक,
और कैसे बाइंडिंग हो रहा है किताब का, जिल्दसाजी हो रही है, ये दिखाया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतनी सारी बाधाओं के बावजूद भी मुगल शासन काल में चित्रकला की काफी उन्नति हुई। इसे प्रोत्साहित किया गया, इसका संरक्षण किया गया, कलाकारों की संरक्षण की गई। और जहांगीर के समय में तो ये चरम उत्कर्ष पर था। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि हम लोगों ने जान लिया है कि ये हाथ से लिखी गई पुस्तक है। पुस्तक तो आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन वो पुस्तक प्रिंट की हुई है, वो हाथ से लिखी हुई नहीं है। तो उस समय का जो काम था बहुत ही मेहनत का काम था, बहुत ही समय का काम था कि एक सुलेखक को एक किताब लिखने में काफी समय लगती थी। और जब वो किताब एक लिखी जाती थी उसके बाद उसकी कॉपी की जाती थी, इस तरह से समय बहुत लगता था। लेकिन इसमें चित्रकला का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और चित्रकला के कारण किताबों का सौंदर्य बढ़ जाता था। उन्हें ऐसा लगता था कि वो जीवित हो गए हैं, तो लिखी हुई चीज भी आकर्षक लगती थी।